हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल शिक्षा साथी यारा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज जो वीडियो आ रहा है उन बच्चों के लिए है जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, यानी मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए। जो भी भाई बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए ये शानदार ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम को बेहतर बना सकता है। तो आप इत्मीनान से देखिए क्या शानदार ऑब्जेक्टिव लाए हैं हम लोग, हमारे टीम, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। सबसे पहले याद करना होगा आपकी, मोहनजोदड़ो की खोज कितने में हुई थी? 1922 में, ठीक है। किसने की थी? तो वो किए थे राखल दास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की। ये याद करना होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न से कौन सी है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो है कि नगर नियोजन है। क्या है? एक नगर नियोजन है। और स्नानागार किस सभ्यता में है? तो है मोहनजोदड़ो में। अनागार किस सभ्यता में है? मोहनजोदड़ो में है। ये पॉइंट्स आपको डिनोट करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, ठीक है, बात करिएगा अवतल चक्की कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की प्राप्त हुआ है, पुराविद कौन थे? तो वजह अर्नेस्ट मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके। क्वेश्चन किस लिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि उनमें भी प्रश्नों में आंसर होता है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में निम्न से किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा जो संस्कृति है वो कांस्य युगीन से संबंधित है, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार निम्न प्रकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। बस एक बार एग्ज़ाम से पहले आप लोग देखिएगा तो काफ़ी आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हम लोग करते हैं। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हम एक मोटिवेट होते हैं और आपके प्रति हमें कार्य करने का और मौका मिलता है, ठीक है। देखिए, सांड निवासी जो जो प्रिय पशु था निम्न से कौन था? तो वो हो जाएगा सांड, ठीक है। क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। सांडवासी के प्रिय पशु कौन था? सांड हो जाएगा। देखिए, पीछे जब शुरू में ही पहला जो प्रश्न था उसमें मोहनजोदड़ो का जिक्र हुआ था ना। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1922 में थी। मैंने कहा था ना, इसलिए प्रश्न को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो 1922 में खोज हुई थी। अब प्रश्न पढ़ते हैं क्या करें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, देखिए ऊपर था ना, मैंने कहा था कि स्नानागार अनागार सब कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। तो विशाल स्नानागार के लिए जल की कहाँ से होती है? मतलब जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपूर्ति छूट गया है। जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो उस समय कहाँ से होती थी? तो कुआँ से होती थी, ठीक है। कहाँ से होता था? कुआँ से। कुआँ से स्नानागार को भरा जाता था, फिर गंदा आता था तो उसे बाहर करके फिर कुआँ से भरा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुआँ इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। किससे मिला है? कालीबंगन से मिला है। लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना होगा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सल्तनत नदी के किनारे, ठीक है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। किस समय की लिपि को चित्र अक्षर लिपि कहा जाता है? तो देखिए, जो सैंधव काल का जो पीरियड था उस समय चित्र लिपि का प्रयोग किया जाता। जो लिपि इस्तेमाल किया जाता था उस समय, वो इस लिपि को क्या कहते हैं? तो उसे चित्र लिपि यानी चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। उस समय दीवारों पर चित्र बनाकर उसकी भावनाओं को समझा जाता था,
ठीक है, इसलिए चित्रलिपि कहा गया उस समय के काल को, यानी सैंधव, याद रखिएगा। कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, कह रहा सॉरी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कह रहे हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है, स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुआ है, पत्थर से शिष्य व योनि भी प्राप्त हुआ है, और शंख बैल भी प्राप्त हुए। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक दे दे और तीन ना दे, तो इनमें से तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना होगा आपको। देखिए रंगपुर का खोज किसने किया था, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है, ये आपको क्वेश्चन कभी फंसाएगा, कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसे रहने दो। ऐसे हम लोग कंपटीशन टाइप पर जो बच्चे पता है, रंगनाथ उसका खोज किया था, रंगनाथ एनसीईआरटी में भी रंगनाथ देता है उसका, रंगनाथ राव। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है, तो अभी पढ़े तो हम लोग बताया था कि रंगपुर जो है गुजरात में है। ठीक है, लोथल भी क्या है, गुजरात में है, और सुतकोददा, ठीक है, सुतकोददा भी गुजरात में है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो प्रश्न है 13 नंबर, हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, तो इनमें से सब देखिए मितांधल, बनावली, राखीगढ़, ये सभी क्या है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो इनसे सभी हो जाएंगे। काल निर्धारण जो देखिए C14 क्या है, C14 जो पुरानी चीज़ों का क्या उम्र ज्ञात किया जाता है, उम्र ज्ञात किया जाता है, उसे किससे द्वारा, C14 द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सत्य है, क्या सत्य है भाई, देखिए ये C14 से क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है, इस विधि की खोज 1946 में हुई थी, ये भी सत्य है। इस विधि की खोजकर्ता प्रख्यात रसायन शास्त्री BS थे, ये भी सत्य है। कार्बन का अर्थ है आयु, यानी 5500 या प्लस माइनस होगा। ठीक है, 30 वर्ष होता है, ये भी सत्य है, यानी उपयुक्त सभी सत्य है। और ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा, कंपटीशन लेवल पर भी पूछता है जब आप लोग 12th क्लास से निकलिएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 नंबर पूछ रहा है ऋग्वेद काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार था, तो ऋग्वेदिक काल में समाज का स्वरूप था वो मात्रिक सतात्मक था। ठीक है, क्या था, मात्रिक सतात्मक था। आगे बढ़ते, देखिए वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की, तो लोहा। आप पूछ देगा कि सिंधुवादी जो सैंधववादी थे वो किस चीज़ की खोज किए, तांबा। ये दोनों कंफ्यूज करता है। ठीक है, वैदिक में लोहा और सिंधु में हो जाएगा तांबा, याद रखिएगा इसको। देखिए साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। ठीक है, साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, और इसको कहाँ उल्लेख है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब आते हैं, अब यहाँ से भी काफ़ी आपको प्रश्न बनता है। ठीक है, इसे अधर्यु कहा जाता है, इसमें गाने संगीत का निहित है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें जादू टोना का भी वर्णित है। ऐसे काफ़ी जादू जो कि आपके काम नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, 12th के बाद आएगा। गोत्र, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब से आई, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में गोत्र की ज़्यादा प्रचलित होने लगी। प्रचलन कब से है, गोत्र का प्रचलन कब से है, तो उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, अब देखिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्री भगवत गीता किस अध्याय में वर्णित है, तो द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ठीक है, द्वितीय अध्याय में। आगे देखे जाए, देखिए फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, इन दिनों में ही आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग डायरेक्ट या 2x पर देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट या 2x, ताकि आप लोग का कम समय में ज़्यादा नॉलेज आ जाए या आप लोग ज़्यादा जान सके।
ठीक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक चला था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब काफ़ी हाल ही हम लोग भी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म जी को कहा जाता है, ठीक है, भीष्म पितामह को। आगे बढ़ते हैं। भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी? तो भीम की पत्नी द्रौपदी भी थी और हडी क्या नाम है इनका, हडिडिम्बा भी था। और इनकी देखिए इनके पुत्र का नाम घटोत्कच था, ठीक है। महाभारत जो देखे उनको पता होगा कि इनके जो पुत्र का नाम था घटोत्कच था। आगे बढ़ते हैं। देखिए दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव कौन शामिल थे? तो ये देखिए द्रोणाचार्य भी थे कि नहीं? कृष्ण भी थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से, तो दुर्योधन की ओर से देखिए द्रोणाचार्य थे, पांडु तो थे नहीं, द्रोणाचार्य थे, ठीक है। द्रोणाचार्य जी थे जो अर्जुन के गुरु थे। पांडव के सभी गुरु यही थे, ठीक है। तो ए और डी। और देखिए भीष्म पितामह भी थे यहाँ पर, भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर से लड़ते हैं और द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की ओर से लड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांडु की पत्नी, देखिए पांडु की पत्नी कौन थी? पांडु की पत्नी थी, तो पांडु की पत्नी कौन हो सकती है? पांडु की पत्नी कुंती पांडु की पत्नी कहाँ थी? नहीं, मोद्री, हाँ सही, नहीं, सही है। पांडु की पत्नी जो थे कुंती थी, सही है। पांडु की पत्नी कुंती थी और एक और थी मोद्री, ठीक है। ये दो पत्नियां थी। पांडु की पत्नी जब जंगल में रहते थे उस समय, जब महाभारत हुआ करती थी, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्जुन की पत्नी थी, तो अर्जुन की पत्नी तो द्रौपदी थी और एक और थी कौन? सुभद्रा। द्रौपदी पंचाली भी इनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पांच जनों की पत्नी थी। कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों की पत्नी थी। मैं कहानी पर जोड़ नहीं दूंगा, बस यूं ही बता दिया। आगे बढ़ते देखिए। महाभारत में दुर्योधन की ओर से लड़े थे, महाभारत के दुर्योधन से भीष्म भी लड़े थे, द्रोणाचार्य भी लड़े थे, ठीक है। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, ए या डी? देखिए गलती शायद है दोस्त, देखिए एक मिनट। देखिए कह रहा है कि महाभारत दुर्योधन की ओर से कौन लड़े थे? तो भीष्म जी भी लड़े थे, द्रोणाचार्य भी लड़े थे, यानी ए सी अभी तक तो सही है। आगे देखते हैं। और शांतनु कहाँ लड़े थे इसमें? शांतनु, ए सी सही है, ठीक है, ए सी सही है। आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। देखिए महाभारत किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो है शांति पर्व में, ठीक है, शांति पर्व में। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? तो शूद्र का। पुरुष सूक्त कौन? शूद्र, जो शूद्र पुत्र कौन, ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में सत्य कथन क्या है? तो द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में सत्य कथन क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। नहीं, ये नहीं थी। यह संगीत वैशाली हुई थी, हाँ ये सही है, यह संगीत वैशाली में हुई थी। आगे, यह संगीत अज्ञात शत्रु के काल में हुई थी, ये गलत है। उसका अध्यक्ष सवाल अमीर था, ये भी सत्य, यानी बी और डी सही है, ठीक है, बी और डी सही है। अब देखिए आगे जो है, सांची स्तूप संबंधित शब्दावली है। तो सांची स्तूप शब्दावली क्या है? तो वो है यष्टि और एक हो जाएगा मेघी, ठीक है। यष्टि और मेघी दोनों शब्दावली संबंधित है सांची स्तूप से। सांची स्तूप के रख रखाव के लिए अनुदान किया है, तो हो जाएंगे हमारे शाहजहां और
सुल्तानुजहाँ बेगम। ठीक है, ये 2 जाने थे। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ये तो उनके दामाद थे ना, ये दामाद थे। और ये उपाली थे, उपाली उनके शिष्य थे। देखिए ये पूछता है और ये आनंद हो जाएगा। आनंद और उपाली, उपाली, ठीक है, ये 2 शिष्य थे। लेकिन जमाली क्या थे? जमाली उनके दामाद थे। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी और उनके ये पति थे, तो उनके दामाद हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में था? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जिसे अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने बनवाया था। निम्न से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो आनंद थे, उपाली थे। आनंद उपाली ये दोनों थे। ठीक है, कश्यप भी थे, सारिपुत्र और गौदरलायन भी थे। तो ये इनमें सभी हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ आनंद और उपाली याद करना है बस। ये 2 इम्पोर्टेंस हर एग्जाम में आता है। कुंडलवर्ण यानी कश्मीर, कुंडलवर्ण कहाँ है? कश्मीर में है। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के अधीन हुआ था? तो वो कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे, जो अश्वमेध अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब ये सलेखन या बोलिए काया क्लेश द्वारा मृत्यु का निदान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। और सलेखन भी से किनकी मृत्यु थी? तो इनकी चंद्रगुप्ती जी, यानी चंद्रगुप्त की सलेखना विधि से मृत्यु हुई थी। ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। और जैन धर्म से संबंधित थे, इसलिए सलेखना विधि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, ये आप लोगों को याद रखना है। कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? अभी बताया कि 24वें तीर्थंकर थे, वो अंतिम ही तीर्थंकर थे, यानी 24। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर रूप में किसे जाना जाता है? तो पहले संस्थापक थे ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा तो हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, वास्तविक बोलेगा तो महावीर स्वामी, और सिर्फ वास्तविक बोले तो ऋषभदेव। ठीक है, और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो व्यापारी समुदाय में, व्यापारी वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो है ब्रह्मचर्य। 5वें, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या जोड़ा? 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 22 नंबर को प्रश्न की। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। अब देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? बौद्ध धर्म के बारे में क्या असत्य है? तो धम्म संघ बुद्ध, ये 3 होते हैं और ये असत्य है। ठीक है, 44 स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप समाधि के प्रतीक माने, जो व्यक्ति मर जाता है उनकी समाधि को स्तूप के अंदर रख दिया जाता है। स्तूप के मतलब समाधि अंदर रख दिया जाता है, उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता है। ये उन लोगों की परंपरा थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएंगी गौतमी। बौद्ध धर्म में अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? तो अभिधम्म पिटक में सबसे पहले इसमें क्या हुआ है? संस्कृत का हुआ है। धर्म का किस में हुआ है? तो धर्म का विनय सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, बस इतना जानिए। संस्कृत का अभिधम्म पिटक में हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
युद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिया है? तो युद्ध ने युद्ध दिखा है बुध से, ठीक है, बुध है, ये बुध है। बुध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में दिया है ना, सारनाथ में दिया है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अब देखिए, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था? तो महाभारत के काल में वासुदेव उसी समय परिचित हुए थे। ठीक है, अब देखिए, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? वो तो महर्षि द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, ये 15 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न से किस में है? तो विष्णु पुराण में। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उसका उल्लेख किस में है? तो विष्णु पुराण में। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, वैष्णव मत किस शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ठीक है, तो कब पहुंचा था? गुप्त काल के समय। ठीक है, गुप्त काल के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म में दीक्षा ली थी? अंतिम समय जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हुई थी, बताया था पीछे मैंने। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में स्वार्थिक जानकारी निम्न से किसे स्रोत द्वारा मिलती है? तो मौर्यकाल अभिलेखों के द्वारा मिलेगी, ऑफकोर्स अभिलेख के द्वारा मिलेगी। ठीक है, वितस्तता यानी इसे झेलम भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसे झेलम भी कहा जाता है। ठीक है, वितस्तता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक। ठीक है, अशोक। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स पी सेपे। जहाँ तक मुझे याद है, जेम्स पी सेपे ने खोज किया था 1850 या 1837। आप लोग कमेंट के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, 1850 या 1837 के आसपास, या तो 1850 होगा या तो 1837 होगा। ये लोग आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने? मैंने बताया तो सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि रायसेन जिला में है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, जो रेशम मार्ग है, पर किस वंश शासकों का अधिकार था? तो कुषाण वंशों का। ठीक है, कुषाण वंशों का अधिकार था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली का स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासक के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के पता नहीं कितना को हराया था, तभी जाकर इनके समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, संगीत के प्रेमी थे। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, एक और बात कि हरिसेन इनके ही दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पर आया है कि हरिगुप्त किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। थानेश्वर, देखिए, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? राजवर्धन ने। वर्धन वंश की स्थापना किसने की? राजवर्धन ने। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? देखिए, गुप्त काल को सबसे पहले क्या कहा जाता है? क्लासिक युग कहा जाता है। लेकिन सवाल है क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण? बिल्कुल नहीं। कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण? हाँ, कला एवं साहित्य में ये परम सीमा पर पहुँच गए थे, तब जाकर इनको नाम दिया गया गुप्त काल को क्लासिक युग। ठीक
ठीक है। और ये याद रखना है कि गुप्त काल को ही क्लासिक युग कहा जाता है। हो सकता है आपका प्रश्न बन जाए एग्जाम में। हर्ष के दरबार, ठीक है, हर्ष के दरबार के लेखक बाणभट्ट की कृतियों में से कौन सी संबंधित नहीं है? तो ठीक है, हर्षचरित्र ये संबंधित है, कादम्बरी ये भी चीज है, रामचरित संबंधित है, और ये मालवा अग्निमित्रम ये इनका नहीं है, ये कालिदास का है। ठीक है, ये किनका है? कालिदास का है। ठीक है, कालिदास का है। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने थी? खिलजी खां। सैयद वंश खिलजी खां। अब देखिए लोधी वंश की स्थापना लोधी वंश के मोहम्मद लोधी। ठीक है, मोहम्मद लोधी। आगे बढ़ते हैं। भारत कह रहा है भारत का तृतीय हिंद किससे कहा जाता है? तृतीय इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता को कहा जाता है। अब देखिए किस सूफी संत ने खुद को अनलहक घोषित किया? ठीक है, अनलहक घोषित किया, वो थे मंसूरी हल्लाज। ठीक है, मंसूरी हल्लाज। बात करते हैं 69। भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को परंपरा की शुरुआत किसने की? परंपरा की शुरुआत किसने किया होगा? तो हो जाएगा शेख, ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ठीक है, इसने शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 70 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं और प्रश्न होगा कितना? 230 और प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रधारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारे हो जाएंगे रामानंद। क्या हो जाएंगे? रामानंद। ठीक है, क्या हो जाएंगे? रामानंद। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसी? देखिए सबसे पहले याद रखना होगा कि विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, किसने की? तो हरिसेन एवं बुक्का ने, दो भाई है, ये दोनों भाई थे। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने। और कभी कभी ऑप्शन नहीं देता है तो क्या दे देगा? बुक्का देगा। ठीक है, बुक्का देगा आपको, लेकिन दोनों ऑप्शन दिया है तो सिर्फ हरिहर बुक्का मारना है, दोनों। निम्न से किस पुर्तगाली यात्री, मतलब निम्न से कौन से पुर्तगाली यात्री था? ठीक है, तो हो जाएगा उक्त सभी। कौन से? ये डेमेट्रियस पेइस भी था, फर्ताओ नूनीज भी था, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलो कोंटी जब विजयनगर की था तो उस समय पहला यात्री जो था विदेशी वो यही आया था, निकोलो कोंटी। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धना एवं पीपा, ये चारों थे। ठीक है, ये चारों थे, रैदास, कबीर, धना एवं पीपा। ठीक है, तलवंडी जो कि मनकाना साहिब से जाना जाता है, जिसका जन्म स्थान हुआ था तो नानक जी का तलवंडी में जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत जो कि तुकाराम भी थे, महाराष्ट्र के संत रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे। ये तीनों क्या थे? महाराष्ट्र के एक संत थे। ठीक है, संगम, देखिए संगम वंश जो थे, संगम वंश संबंधित शासक है। तो संगम वंश से कौन संबंधित है? तो संगम वंश से संबंधित थे वो थे बुक्का और देवराय प्रथम। बुक्का और देवराय प्रथम ये दो जो थे ये संगम वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य का व्यापार होता था। विजयनगर साम्राज्य जो उस समय व्यापार होता था वो हो जाएगा बर्मा और चीन से। ये दो देश थे उस समय, दो प्रांत थे जिस समय विजयनगर साम्राज्य का से व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय से संबंधित है। तो देखिए कृष्णदेवराय से अष्टदिग्गज और
आंध्र भोज, ये दो थे जो कृष्णदेवराय से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने मोक्ष का साधन बताया आसक्ति। ठीक है, आसक्ति मोक्ष का साधन बताया। महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से संबंधित संत थे, तो महाराष्ट्र के जो वरकारी संबंधित थे, वरकारी, वो थे तुकाराम और एकनाथ। ठीक है, तुकाराम और एकनाथ वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। निम्न से महिला संत है, तो निम्न से कौन सा है? मीरा भी एक महिला संत थी, अंडाल भी एक महिला संत थी, और कराकाई जो महिला थी वो भी संत से संबंधित, यानी संत थी एक प्रकार की। ठीक है, तो इनमें से सभी जो हो जाएंगी। देखिए अगला जो प्रश्न है, हिंदी मुस्लिम, ये हिंदी नहीं, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, तो हो जाएंगे कौन? सूती संत औलिया ने, कबीर भी ने दिया था इस पर जोर, और नानक जी भी ने जोर दिया था। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन कौन? नानक, कबीर और सूती संत औलिया। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में भारत की यात्रा पर आने वाली फ्रांसीसी यात्री था, तो मुगल काल में भारत की यात्रा पर आने वाला फ्रांसीसी जो यात्री था वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा टैवर्नियर, और एक हो जाएंगे बर्नियर। ठीक है, ये विदेशी फ्रांसीसी यात्री थे जो मुगल काल में आए थे। देखिए भारत की यात्रा पर आने वाला रूसी यात्री था, भारत की यात्रा पर जो आने वाला रूसी यात्री था वो हो जाएगा, तो इसका देखिए और इसको बारीकी से देखिए। टर्नियर और जो बर्नियर थे ये तो फ्रांसीसी थे जो कि मुगल काल के समय में आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी थे। और ये जो था अफनासी निकितन, यही जो था रूसी था, यानी रूस से आया था। तो ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अफनासी निकितन। देखिए भारत की यात्रा पर आने वाला इटली यात्री कौन था? फ्रांसीसी हो गया, रूसी हो गया, अब इटली यात्री कौन था? तो इबन बतूता, जो कि रेला नामक बुक लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फ्रांसीसी यात्री है, अब फ्रांसीसी पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी जो यात्री हो जाएगा, सॉरी दोस्त क्वेश्चन गलती पढ़ दिए हम लोग। बर्नियर, तो बर्नियर और टर्नियर दो व्यक्ति थे जो कि क्या थे? फ्रांसीसी थे। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी, मैंने हम लोग पीछे पढ़े थे बर्नियर और एक था टर्नियर। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? दो, तो ये फ्रांसीसी यात्री थे। कहाँ आए थे? तब मुगल के शासक काल में आए थे ये लोग भारत। बात किया जाए, अब देखिए मैथोलॉजी किया था इबन बतूता, जो कि देखिए किताब उल, ये उर नहीं है उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इबन बतूता का। किसकी? सीधे सीधे कहता है कि किताब उल रेहला किसकी बुक है? तो आप लोग सीधे मारेगा इबन बतूता का, या किताब उल नहीं देगा, सिर्फ दे देगा कि रेहला किसकी बुक है? तो इबन बतूता का। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद इब्न जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसके यात्रा वृत्तांत किया था? तो इबन बतूता का। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखा इबन बतूता का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया था? इबन बतूता। ठीक है, देखिए कितना प्रश्न बन रहा है इबन बतूता से। देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे यात्री को कहा जाता है? तो जब मार्को पोलो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी बुकानन था एक शल्य चिकित्सक। क्या था? एक शल्य चिकित्सक था। बुकानन क्या थे? एक शल्य चिकित्सक थे। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण के तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई थी? एनाथ्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनाथ से। देखिए विजयनगर से।
प्रश्न है विजयनगर की पहली राजधानी जो कि हम्पी नहीं है, हम्पी है, इनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो बेल्लौर। ठीक है, बेल्लौर। पहली राजधानी हम्पी, दूसरी राजधानी बेल्लौर, जो 1336 में बनी थी विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, देखिए विजय साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय, जो कि सर्वाधिक योग्य और कुशल शासक था। अब बात करते हैं 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक परास्त कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो किसे? तो लोधी वंश को। यानी लोधी वंश को समाप्त करने के बाद, लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी, उसको समाप्त करने के बाद अपने 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपका ये भी है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। कब? तो 1526 में। अब देखिए इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के में हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं। ये पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, ये 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। बात करते हैं हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध है। हुमायूं और शेर खां के लड़े गए मध्य युद्ध कौन सा युद्ध निर्णायक रहा? तो वो चौसा का युद्ध। ठीक है, जो कि 1540 में हुआ था। अमरकोट के राजा विशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। अमरकोट में किसका जन्म हुआ था? तो अकबर का। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में थी। कहाँ थी? चीन में थी। अब देखिए अकबरनामा, ठीक है, आइन ए अकबरी, ठीक है, आइना ए अकबरी, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवादक कौन थे? तो हो जाएगा बेबरोज, जैरट और ब्लैकमैन। ठीक है, ये सभी थे। इसके अनुवादक कौन थे? ये सभी। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबर में आदम से लेके अकबर काल तक इसमें जानकारी मिलता है इतिहास का। ठीक है, देखिए मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये तीनों नाम थे। ठीक है, अब देखिए मुगल कालीन चित्रकला किसके हाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? तो हो जाए जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल कालीन की जो चित्रकला थी बहुत परम लेवल पर चली गई थी। रजनामा किस नाम से रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? महाभारत। ठीक है, महाभारत। हो सकता है आगे पूछ दे कि किसने किया। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखी थी? अकबर के कहने पर। ठीक है, अब देखिए बादशाह नामा किसने लिखा था? बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ये लिखे थे। आगे लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम जो थी नूर जहां की पुत्री थी। ठीक है, आगे फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। ये आगे देखते हैं अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए तो हो जाएगा 81 में। दीन इलाही कब? 81 में। अब देखिए अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? अकबर का संरक्षक बनकर बैरम खान ने शासन किया था। अकबर के समय में अधिकतम कितने राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? 12,000। ठीक है, 12,000 का मनसबदार बनाया गया था। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना यानी धर्म संसद में की स्थापना किस स्थान पर की थी? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है,
अब देखते हैं निम्न से किस अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? तो असीरगढ़ का अभियान कौन सा माना जाता है? सबसे सैन्य अभियान किसे माना जाता है? अंतिम सैन्य अभियान तो असीरगढ़ का अभियान माना जाता है। अब देखते हैं जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता से करने के आरोप में फांसी दे दिया? तो हो जाए गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के कहने पर। अब देखिए अकबर कालीन की कृषि व्यवस्था की जानकारी का आधुनिक युगीन ग्रंथ है। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ए प्रियर सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, अकबर के जीवन की कुछ घटनाएं, ये सभी। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? तो हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहता जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा निर्मित नूरजहां गुट का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो अस्मत बेगम जो थी ये उनका सदस्य नहीं थी। बात की जाए अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जहांगीर। 121 नंबर देख लेते हैं। अकबर के समकालीन था, तो अकबर के समकालीन रानी एलिजाबेथ थे जो इंग्लैंड की थी वो भी थी, फ्रांस के हेनरी चतुर्थ वो भी थे, और फारस का महान अब्बास ये भी थे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 122 पर। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में सदी सूबों की संख्या कितनी है? देखिए अकबर के समय में जो सूबों की संख्या थी 15 थी। ठीक है, और शाहजहां के समय में सूबों की संख्या 17 हो गई। वही बात की जाए औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब के समय में जो सूबों की संख्या थी वो 21 हो गई। तो कालखंडों के हिसाब से ये सब सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए 123 नंबर, जहांगीर ने पशुवध किस दिन निषेध किया था? ठीक है, तो हो जाएगा गुरुवार और रविवार को। ठीक है, गुरुवार और रविवार को। बात करते हैं 124, औरंगजेब एवं दारा सिकोह के मध्य 1658 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1658 ईस्वी में 2 युद्ध हुआ था जिसका नाम है धर्मठ और सामूगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था, कौन शामिल है? तो अमर सिंह शामिल नहीं था। तो बात करते हैं कौन कौन शामिल था। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, टोडरमल, तानसेन, बीरबल, मानसिंह। ठीक है, ये सब शामिल थे लेकिन अमर सिंह शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अकबर ने किन फारसी परंपराओं का आरंभ किया? नहीं किया। ठीक है, तो देखिए झरोखा दर्शन, तुलादान, पायोबोस, ये सब शुरुआत किया था, लेकिन नौरोज जो एक परंपरा थी उसकी शुरुआत नहीं किया था। ठीक है, इसने नहीं किया था। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? तो ये अच्छा प्रश्न है, 1680 ईस्वी में। ठीक है, 1680 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। खुर्रम किस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की? तो विद्रोह सरदार महावत खां के विद्रोह के कुचलने पर। ठीक है, इसी से प्रसन्न होकर वो शाहजहां के उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिखों पर कलमा खुदावना, नौरोज त्योहार, झरोख दर्शन एवं तुलादान जैसी प्रथाओं का किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन कौन पर? तो कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार, झरोखा दर्शन एवं तुलादान जैसे प्रथाओं पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? तो औरंगजेब ने। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ने न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो हो जाए किसकी? तो हो जाए तेग बहादुर की। ठीक है, तेग बहादुर की। इसे कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो आपको सजा दी जा सकती है। तो तेग बहादुर को कहा था। ठीक है,
देखिए 131, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, मुगल काल में सर्वप्रथम किसने मनसब व्यवस्था को शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरुआत किया था? अकबर ने किया था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसने शासन काल में थे? तो जहांगीर काल में। सबसे ज़्यादा स्टार्ट किसने किया था? तो अकबर ने। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके काल में जो यह सर्वाधिक फैला था? तो हो जाएगा जहांगीर के काल में। आगे बढ़ते हैं। मनसब किसे दिया जाता है? तो मनसब केवल अमीरों को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की यह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो एतमादुद्दौला जो की मकबरा है वो जो संगमरमर से बना है। ठीक है, ये एक ऐसा इमारत है जो संगमरमर से बना था। बात करते हैं 135। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? चित्रकारी के लिए कौन सा अलग विभाग की स्थापना की थी? तो हो जाएंगे हमारे औरंगजेब। ठीक है, कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। इसने चित्रकारी के लिए अलग से क्या बनवाया था? चित्रकारी के लिए अलग से विभाग बनवाया था। देखिए, हुमायूं के मकबरे एवं खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये पूछता है, बार बार पूछता है ये, उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रथम क्लासिकी युद्ध, क्लासिकी युद्ध गुप्त वंश कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम है। प्रथम क्लासिकी युद्ध गुप्त काल को माना जाता है। द्वितीय क्लासिकी युद्ध किस समय को माना जाता है? तो ये मुगल काल को। ठीक है, प्रथम बोलेगा तो गुप्त काल, अगर द्वितीय बोलेगा तो हो जाएगा मुगल काल को। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई थी? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर धन की निवास। ठीक है, धन की निवास। 1857 की विद्रोह के पतन के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सत्य है? तो देखिए, संगठन का अभाव, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाएगा अनुशासन का अभाव, ये भी सही है। तीसरा क्या है? जनता का समर्थन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चौथा है उद्देश्य की एकता, ये भी गलत है। और पांचवा जो है नेतृत्व का विकेंद्रित होना, ये सही है। और जो छठा है परंपरा हथियारों का इस्तेमाल, तो ये भी सही है। यानी 1, 2, 3, 5 और 6 ये सब सही है, यानी आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 5, 6। ठीक है, संभाल विद्रोह का नेता था तो सिद्ध। ठीक है, संभाल विद्रोह का नेता था सिद्ध। अब देखिए, राजा ई के चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो हो जाएंगे 2 ने किया था, तो हो जाएगा राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। ठीक है, राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। कब? 1785 में। किस विद्रोह का? तो चुआर विद्रोह का। देखिए, भारत में राजस्व व्यवस्था संबंधित थे। तो राजस्व व्यवस्था कहाँ से संबंधित हो सकता है? तो कॉर्नवालिस। ठीक है, मार्टिन बर्ड, मुनरो, उपयुक्त सभी से संबंधित था। कौन? राजस्व व्यवस्था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था कर, ठीक है, कर से संबंधित होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जनक थे कौन? मुनरो एवं रीड। मुनरो एवं रीड। मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मालवाड़ी जो व्यवस्था थी मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। फिर से याद रखिएगा ये मालवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त था किसके द्वारा लागू किया गया था? हो जाए मार्टिन वर्ड। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल
बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए, तो ये बक्सर के, ठीक है, इसी युद्ध के पश्चात। दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह एक भूभाग था, ठीक है, क्या था? भूभाग। दामिन ई कोह एक भूभाग था। हाँ देखिए, कॉर्नवालिस कोड बना है 1793 में। कब? 1793 में। आगे देखते हैं अब देखिए, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक छकाया, ठीक है, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो शिवपुर, ठीक है, कौन सा शहर था? शिवपुर। शिवपुर में कब दी गई थी, ये आपको डेट याद रखना है, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, ठीक है, 1859 ईस्वी को। 1857 की क्रांति थी, प्रमुख नेता जिसके बहादुर जफर को हॉनसन ने कहाँ गिरफ्तार किया था? ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 1857 क्रांति थी, इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, किसके द्वारा? हॉनसन के द्वारा। वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तो कहने का मतलब गिरफ्तार कहाँ किया था? तो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से, ठीक है, कहाँ किया था गिरफ्तार? हुमायूं के मकबरे से। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता ने। किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। 1857 की क्रांति के दौरान सागर में अंग्रेजों की नाक में दम किया था, किसने? तो हो जाएगा मर्दन सिंह और बख्तौली। मर्दन सिंह और बख्तवाली, ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति थी, एक स्वतंत्रता के लिए क्रांति थी। राहतगढ़ में 27 फरवरी 1858 के हीरोज का एक सामना किसने किया था? तो बख्तौली, ठीक है, हीरोज का जो सामना करने वाला व्यक्ति का नाम था बख्तौली। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन किसके साथ बीता था? तो तात्या टोपे के साथ। किसके साथ बीता था? तात्या टोपे के साथ बीता था। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा, एक तो जाना था मणिकर्णिका और दूसरा जो जाना जाता है वो छबीली, ठीक है, मणिकर्णिका और छबीली। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की सहयोगी रियासतें थी, तो पन्ना, दतिया, ओरछा, ये सभी था, ठीक है, ये सभी सहयोगी रियासतें थी। क्रांति के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो हो जाएगा नाना साहब और बेगम हजरत महल। ये दोनों जो क्रांति दमन के बाद नेता जो थे नेपाल गए थे, नाना साहब और बेगम हजरत महल। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण स्थान पर जो विद्रोह हुआ था उस स्थान का नाम है कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर, सतार, पूना, ये तीनों जगह दक्षिण में युद्ध हुआ था। एक देखिए 159 पर आ चुके हम लोग। निम्न से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? देखिए, ताईबाई, अजीनन और शीला देवी, ये सभी जो महिलाएं थी वो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दी थी। कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम था। कलकत्ता में अंग्रेजी किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम, ठीक है, कहाँ था? कहाँ है? कलकत्ता में। बम्बई विश्वविद्यालय के निर्माण में कुछ भारतीयों ने पैसा लगाया, वे थे वो तो ये बड़ा अच्छा है प्रश्न। देखिए, पहला तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, सर कुशास्त्री जहांगीर रेड्डीमन, और दूसरा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद रायचंद, ठीक है, ये दो नाम आपको रिमेम्बर रखने हैं।
बम्बई की नौगाधिक शैली में निर्मित इमारत नहीं है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया। बम्बई की नौगाधी शैली में निर्मित इमारत नहीं है, तो ये गेटवे इंडिया, यानी ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है। मद्रास में स्थापित ब्लैक टाउन में कौन सी बस्ती अंग्रेजी बसाई है? तो कौन सी बसाई है? तो रायपुरम भी है, ठीक है, बीना दिप्रेड भी है, बसरमेन पेट भी है। उपयोग सभी हो जाएगा इसमें साथ साथ। ठीक है, दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जो जो नए हैं, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब? तो वो हुआ था 1911 में। ठीक है, 1911 में स्थानांतरित हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था कब? तब 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी 1869 में। स्वेज नहर जो थे व्यापार के लिए कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। और पहले मुंबई था, अब मुंबई है। ठीक है, 7 द्वीपों का शहर। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। बताइए दोनों गुटों का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? यानी नरम और गरम दल की बात कर रहा था। किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में। ये इम्पोर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वाधीनता की मांग को सर्वप्रथम पेश किया गया था? तो लाहौर में। सबसे पहले लाहौर में 1929 में। ठीक है, लाहौर में सबसे पहले इसका मांग किया गया था स्वाधीनता के लिए। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट जो महात्मा गांधी जी को कहा गया, NG। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। नेहरू जी रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? नेहरू मतलब नेहरू रिपोर्ट मूल विषय क्या था उसका? तो भारत का भावी संविधान। क्या था? भारत का भावी संविधान। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो A.O. हाम। A.O. हाम। लाला लाजपत राय किस घटना के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई? तो साइमन कमीशन का जो युद्ध था, लड़ाई थी, उसमें ये घायल हुए और उसके तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। ठीक है, 1869 में पोरबंदर में, गुजरात पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण। ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी वापस आए 1915 में। ठीक है, महात्मा गांधी वापस भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 में। चौराचौरी कांड कब हुआ था? चौराचौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौराचौरी हत्याकांड। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। ठीक है, करनी 1920 में जो किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में। 17 सितंबर 1928 ईस्वी की नई अंग्रेजी अधिकारी सायर्स की हत्या में किसकी हाथ था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। ठीक है, जो 17 मई 1928 ईस्वी की अंग्रेजी अधिकारी थे। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो पहला था चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, दूसरा सोडा सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, और बनारस में आके एक स्पीच भी दिए थे, तो उसका इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप भारतीय अंग्रेजी द्वारा प्रदत्त उपाधि को वापस कर दिया किसने? तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किन भारतीय ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त अधिकारी को वापस कर दिया? तो ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। 1920 में रतौना कसाई खाने का प्रबल विरोध किसने किया? तो हो जाएगा, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न। 1920 ईस्वी में रतौना कसाई खाने का प्रबल विरोध किसने किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई अब्दुल्ला और माखन लाल चतुर्वेदी। भाई अब्दुल्ला और माखन लाल चतुर्वेदी। अब देखिए, स्वराज्य दल की स्थापना 1 जनवरी 1923। सबसे पहले याद रखना है आपको, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। किसने किया? तो हो जाएगा 2 जनों ने मिलकर किया था। वो 2 जन कौन कौन थे? तो चित्तरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना मिलकर किए थे। गांधी जी निम्न से किससे संबंधित थे? देखिए, तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी किया, खेर आंदोलन भी किया, खिलाफत आंदोलन भी किया। तो इनमें से उक्त सभी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह के सत्याग्रही थे वो हो जाएंगे हमारे कौन? तो वो हो जाएंगे हमारा विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कराया 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका सदस्य कौन था? तो इसका सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिस लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, ये सभी थे। बात करते हैं 188 ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर, कितना शानदार प्रश्न है। तब भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का कारण था। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? तो अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का जो कारण है वो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात अंग्रेजों की दुर्बल आर्थिक स्थिति। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उनके पास हथियार जब बनाए तो उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो पहला कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ब्रिटेन पर जब द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन गया। ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली का उत्तरदायी दृष्टिकोण। ये 3 कारण थे जिसके कारण क्या हुआ? अंग्रेज छोड़कर भाग गए। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए 190। ठीक है, अब 190 पा चुके हम लोग। गांधी जी का वैचारिक मतभेद रहता था। तो देखिए, जो गांधी जी का वैचारिक मतभेद होता था ना, तो सुभाष चंद्र बोस से और दूसरा जो इंसान हो जाएंगे वो चित्तरंजन दास से। ये दोनों से काफ़ी इनकी मिलती जुलती विचारधाराएं थी और इनसे प्रभावित भी थे। लेकिन कुछ जगहों पर वे नाराज भी हुए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, सीजी बोस। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो वो हो जाएगा 1940 में। 1940 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 एवं 1939 दोनों में। 1938 एवं 1939 दोनों में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस 1938-1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे।
सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, यानी सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में किया था। कैबिनेट मिशन 46 में कैबिनेट मिशन 46 में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? देखिए, क्रिप्स से हमने ऊपर पढ़ा था, क्रिप्स इसकी सदस्यता कर रहे थे, पैथिक लॉरेंस भी कर रहे थे, अलेक्जेंडर भी कर रहे थे, लेकिन एवरी नहीं कर रहे थे। तो ये इसका गलत आंसर है। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गया, तो वो समय था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, सीधी दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो मुक्त दिवस जो मनाया गया 22 दिसंबर 1939। ठीक है, 1939 को। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह ने। ठीक, किसने? मोहन सिंह ने। अब देखते हैं, भारत को विभाजित ब्रिटिश शासन को किस योजना पर परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना पर। ठीक है, माउंटबेटन योजना पर। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? तो 3 जून 1947 को। भारत को विभाजित करने की माउंट योजना कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 3 जून 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अभियान कच्छ कब बना? ठीक है, कब बना? तो हो जाएगा सही आंसर इसका 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जो स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो हो जाएगा 17 जुलाई 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे फ्रेंड्स। लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया कब? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाने का प्रबल समर्थक थे, तो हो जाएगा श्रीमती दुर्गाबाई। श्रीमती दुर्गाबाई। राष्ट्रीय ध्वज समिति जिसका अध्यक्ष से गठित की गई वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति के अध्यक्षता चुने गए थे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, किन रियासतों के भारत में विजय के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया था? किन रियासतों के भारत में विजय के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया था? वो हो जाएगा हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। ये सभी में शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, शक्ति का प्रयोग विलय के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था और 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। यहाँ से इन सभी को नियमों को फॉलो करना है। देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे? तो 284। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने? 284। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे। निर्माणकर्ता की बात करें तो वो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, AG अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। उपयोग सभी।
जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक जो था वो हो जाएगा हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के। हो सकता है अजातशत्रु के काल का हो, ठीक है। जीवक कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदामन। सुदर्शन झील रुद्रदामन, सुदर्शन झील रुद्रदामन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनगर ने किस नदी के संगम पर किया था? तो किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन और पुनपुन, सभी हो जाएंगे। गंगा, सोन, पुनपुन, गंगा, सोन, पुनपुन, ठीक है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके दरबारी थे कौन? हरिसेन, जो कादम्बरी नामक बुक भी लिखे हैं। अब देखिए भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जिसका है वो है सातवाहन वंश का। किसका है? सातवाहन वंश का, सातवाहन काल के समय का भूमि अनुदान से संबंधित है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन अभिलेख, ठीक है, यानी एरन अभिलेख में मिला है 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो किस अध्याय में? तो हो जाएगा 102 में 8, सॉरी कहने का मतलब कि भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है। कितने? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कौवे अध्याय में? तो 102 अध्याय में। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानों थे, पांडु भी थे और धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे, ये सभी हो जाएंगे महर्षि व्यास द्वारा। हाँ देखिए, जो ऊपर प्रश्न पढ़ चुके थे उसका थोड़ा यहाँ दिया गया। कह रहा घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। इनकी 2 पुत्रियाँ थी, कौन कौन थी ये आप लोग जानते हैं। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी, और सिंध का बाग भी कहा जाता है। आगे आते हैं। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने विवाह किया था कौशल्या के पुत्री कौशल देवी। और कोई है? ठीक है, कौशल्या कौशल राज, ये क्या है? कौशल राज लिखा है, कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से, ठीक है, उन्होंने विवाह किया था। आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश जो कि इनका शासनकाल था 412 से 344 ईसा पूर्व से संबंधित था कालाशोक। शिशुनाग कालाशोक। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मस्की एक नाम अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम मिलता है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। समुद्रगुप्त द्वारा किस शासक पर विजय प्राप्त की गई थी? समुद्रगुप्त द्वारा किस शासक पर विजय प्राप्त की गई थी? वो थे कौशल राज, महेंद्र और अवमुक्त के नौल राज, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था कौन? तो हो जाएंगे वरुचि, अमर सिंह, शंकु और उपयुक्त सभी। उनके में कौन कौन थे अकबर के नवरत्नों में से? मान सिंह, टोडरमल और अबुल फजल, तान सिंह और कौन, और 2-4 थे ना, वो सब आप लोग याद करके रखिएगा। मोहनलाल दुपहिया, इनके दरबारी में नवरत्नों में से एक थे। चौराचौरी हत्याकांड पर हम लोग पढ़ते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। किनको? लाला लाजपत राय को।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। 1928 ईस्वी में। निम्न से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो था वो गुजरात में स्थित है। दांडी गुजरात में, वहीं से शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में। पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में एक ही आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है। बाल गंगा, देखिए बंगाल के विभाजन घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में। बंगाल के जो विभाजन की घोषणा थी किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे, रामदास भी थे, कबीर जी भी थे और धना एवं पीपा, ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों थे, चारों थे। तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? तलवंडी में था किनका? नानक जी के, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तलवंडी में, पंजाब के तलवंडी में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। क्या हो जाएगा उसका? अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर जी का जन्म होता है। याद रखिए, काशी कबीर, क से काशी, क से कबीर, क से काशी, क से कबीर। बीजक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर जी के। बीजक कबीर जी, बीजक कबीर जी। वेनसांग किस देश का यात्री था? तो चीन का, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार। तो वेनसांग कहाँ का यात्री था? तो हो जाएगा चीन का। तहकीब हिंद, तहकीब ए हिंद किसका किताब है? तो वो हो जाएगा अल-बिरूनी का। किसका किताब है? अल-बिरूनी का। इब्न बतूता कौन सा किताब है? रेहला। ठीक है, रेहला। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। मौर्य काल के समय मेगास्थनीज आया था। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आया था भारत। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 1784 ईस्वी में। कब? 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स। किस सोसाइटी की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज कब किया था? 1921 में। और राखल दास बनर्जी कब किए थे मोहनजोदड़ो की खोज? तो 1922 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। धौलावीरा किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। इसे 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी। ये काफ़ी बार पूछता है, सिंधी भाषा का शब्द है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार था, किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो के एथी में। अनागार, स्नानागार, ये सब इसी के इसी का स्थल पर था। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी किनारे है? तो मैंने बता चुका हूँ पहले, जो गुजरात में है ये भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, काफ़ी रिपीट हो गया क्वेश्चन ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या?
राजतरंगिणी कलहन ऐसे याद कीजिए। रात पूरा देखिए, कोई भी हिंदी पूरा मत पढ़िए, सीधे पढ़िए राजतरंगिणी कलहन, इससे आपके माइंड में जल्दी प्रवेश करेगा। राजतरंगिणी कलहन जो कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म, त्रिरत्न जैन धर्म। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। किसे? इब्राहिम लोदी। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक था तानसेन। देखिए, जो ये 9 रत्नों में से एक थे और ये गाना भी गाते थे, यानी संगीत का भी प्रेमी थे, ठीक है, तानसेन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ताजमहल यमुना। 16 एक कुल की नीति किसने थी? की नीति थी? तो अकबर की। 16 एक कुल की नीति अकबर की थी। 16 एक कुल की नीति अकबर की थी। किस मुगल शासकों ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? वो अकबर थे। यही तो काम एक बढ़िया किया था, ठीक है, जो कि जजिया कर को हटा दिया था। जजिया कर किसने हटाया? तो अकबर हो जाएगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लाइटो। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986 में, ठीक है, 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक कृष्णदेवराय था, ठीक है, कृष्णदेवराय था, जो कि बाबर भी इनको मानता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में पूर्व पीछे में बता चुका हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से, ठीक है। जब जैन धर्म पर अकाल पड़ा था तो उस समय दिगंबर और श्वेतांबर 2 भाग में बट गया था, ठीक है, उसी समय। सांची जो मध्य प्रदेश में स्थित है किस जिले में था? रायसेन। ऊपर ये हम लोग जान चुके हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासकों ने की थी? तो अशोक ने। धर्म की स्थापना शुरुआत किसने किया था? तो हो जाएगा अशोक ने किया था। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा अबू फजल की कृति है। किसकी? अबू फजल की। जीतल किस धातु से होता है? जीतल तांबा। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 4, ठीक है। अकबर के काल में भूमि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 4। नवरत्न किसके दरबारी में रहते थे? तो अकबर के। नवरत्न किसके दरबारी में? तो अकबर के, ये आप लोग जानते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब हुआ? 93, ठीक है। कब? 93, ठीक है, 1793, ठीक है, 1793 में। कह रहा है दामिन ए कोह क्या है? दामिन ई कोह क्या है? तो दामिन ई कोह भूभाग है। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो सिद्ध कान्हू, ठीक है, सिद्ध कान्हू। आगे बढ़ते हैं हाजिली। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, खत्म होने वाला है। फ्रांसीसी बुकानन को कौन था? फ्रांसीसी बुकानन चिकित्सक था। ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुआ था, ठीक है, 1600 AD में, यानी एडोम यानी ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव। जो लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था जिस बच्चे को, उसका नाम क्या था? दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। हमारे 80 साल के बूढ़े भी हम युद्ध लड़ के जीत जाते हैं, ठीक है। तो 80 साल के आसपास थे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधान एटली था, ठीक है। कौन? एटली।
बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा? बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया गया, लेकिन कहाँ भेजा गया था? तो रंगन में, ठीक है, रंगन में भेजा गया था, रंगून में। कहाँ है? रंगून। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये काफ़ी अच्छा है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग कैनिंग कैनिंग। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई, 10 मई 1857 को आरंभ हुई थी। ये डेट मत भूलिएगा आप लोग। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ थी? द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, यानी बम्बई में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। कब? 1921 में। इंडिया गेट 1921, इंडिया गेट 1921। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे 1893 में, सॉरी 53 में, ठीक है, 1853 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कितनी? 1906 में। कब? 1906 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कहते हैं ना कि भारत आज़ाद हुआ था 47 में। देखिए 1931 ही से समझिए कि आज़ाद होना चला गया था, इतने प्रयासों के बाद, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए कोई भी जो रिजल्ट होता है ना, वो एक दिन से नहीं मिलता है, निरंतर लगना पड़ता है। देखिए 1931 में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी है, फांसी मिला उनको। इनसे और प्रेरित हुए, कोई और युवा आया, वो नारा लगाया, वो लड़े अपने देश के लिए। तो काफ़ी लोगों के योगदान देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आप लोगों का मेहनत, आप लोगों की सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं मिलने वाली। आप लोगों का भी काफ़ी दिनों का मेहनत एक दिन रंग लाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो काफ़ी फेमस प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम अध्यक्ष महिला में पूछ देगा तो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, ये बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1939। कब तक चला था? तो 1945 तक। कब तक चला था? 1945 तक। डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939। कब तक रहा? तो 1948 तक। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 15 अगस्त 1947 के रूप में ये भी अब इसका अस्तित्व बन गया। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति का तो भीमराव अम्बेडकर, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ, जब संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली। अंगूर निकाय, अंगूर तंगूर, ठीक है, अंगूर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16। कुल महाजनपदों की कितनी संख्या है? 16। कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? अंगूर निकाय से। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिम्बिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिम्बिसार। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, ठीक है। बिंदुसार का लड़का था ये। चंद्रगुप्त इसके दादाजी लगते थे, अशोक के। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश की स्थापना भी किए थे। और बात कीजिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, ठीक है। महाभारत तो कई भाषाओं में भी लिखा गया है।
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? 4 प्रकार का उल्लेख है। ठीक है, कितने? 4 प्रकार का उल्लेख है। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो शाही संप्रभुता के लिए, शाही संप्रभुता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईना एकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आईना एकबरी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। अब देखिए, गुलबदन बेगम किस आगरा पर हुमायूंनामा लिखी थी? तो अकबर के आगरा पर, ये ऊपर पढ़ चुके हैं, अकबर के आगरा पर। बादशाहनामा किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने करवाया? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने करवाया? अकबर ने। अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही चलाया था? किस समय में? तो 1579 में। ठीक है, 1579 में दिन, सबसे पहले याद रखना, दिन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने। कब था? 1579 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक निम्न से कौन था? तो वो बैराम खा जाएगा, इसके बाद राजा बन गया। ठीक है। भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था? तो बाबर। ठीक है, बाबर था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट तो बहादुर जफर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहादुर जफर। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न खत्म होता है। प्रश्नों का सिलसिला जो था वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है दोस्त PDF बनाकर आप लोग देना। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम लोग, और उससे हमने और भी वीडियो बनाने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले, आप लोगों का 2-3 बाद एग्ज़ाम है, 2-3 दिन पहले आप लोग देख लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम पक्का है कि आप लोग अच्छा नंबर गेन करेंगे। धन्यवाद दोस्त।